हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय नंबर 1 संसाधन एवं विकास का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संसाधनों का विकास। आज हम शुरू करेंगे संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन या रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन का हम कैसे इस्तेमाल करें, इस योजना के बारे में बात करेंगे। संसाधन नियोजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग किया जाता है। इसलिए भारत में जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता भी बहुत अधिक है, इसी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर संसाधनों का अधिक होना पाया जाता है, परंतु इसी के साथ कुछ प्रदेश ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी पाई जाती है। इसी प्रकार इसी की हमें योजना बनानी है, इसी को हमें सही ढंग से प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कुछ मैप तैयार करने होंगे, ऐसे कुछ नाम नोट करने होंगे कि जहाँ पर कोई संसाधन पाया जाता हो। जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में खनिज और कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की मात्रा अधिक पाई जाती है। परंतु अरुणाचल प्रदेश में विकास की कमी है, क्योंकि वहाँ पर जल संसाधन का सदुपयोग नहीं किया जाता। तो इसी कारण वहाँ की विकास दर बहुत धीमी है। परंतु अगर हम इसकी प्लानिंग करें, इसका सदुपयोग करें, सही प्रयोग करें, तो वहाँ पर विकास दर बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे भारत में संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में संसाधन की क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं, इनके बारे में। पर्यावरण में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित विविध विधियां हैं। देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके तालिका बनाना। देखिए, हमें क्या करना होगा, हमें एक लिस्ट तैयार करनी होगी। वो करनी होगी हर प्रदेश के अनुसार, किस प्रदेश में क्या संसाधन अधिक पाया जाता है। हम क्या करेंगे कि लिस्ट तैयार करेंगे। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक व मात्रात्मक अनुपात लगाना तथा मापन करना। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त तकनीक, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास संसाधन का होना बड़ी बात नहीं होती, हमारे पास बड़ी बात होगी तकनीक की। अगर हमारे पास तकनीक है तभी हम किसी संसाधन का सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं किया जा सकता। बिना तकनीक के, बिना टेक्नोलॉजी के किसी भी संसाधन का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता। तो मेन चीज़ जो इसमें क्या है, तकनीक, टेक्नोलॉजी। हमारे पास समझ लो, हमारे पास जो है भूमि है, लेकिन क्या है, हमें उसको जोतना या बीज बिखेरना नहीं आता, तो क्या है हमारे लिए बेकार है। टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास बीज बिखेरना आएगा, खेत को जोतना आता होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उपजाऊ बना सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए बेकार है।
नंबर 3, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। जो हमारा राष्ट्रीय विकास है, हमारा, इसमें योजनाओं को जोड़ना तथा समन्वय स्थापित करना, दोनों चीज़ों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तभी क्या होगा, विकास होगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयत्न किए गए। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके तुरंत बाद पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया, जिसमें क्या हुआ, विकास को मुद्दा बनाया गया और विकास के ऊपर जोर दिया गया। ऐसे हम बता दें आपको, औपनिवेशिक काल में स्वतंत्रता से पहले भारत में अंग्रेज़ों का राज था। वो इसी कारण था कि हिंदुस्तान में बहुत सारे संसाधन थे, लेकिन क्या था, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी थी। और जो अंग्रेज़ लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर अपना प्रभुत्व जमा लिया, अपना राज करना शुरू किया, क्योंकि वे टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी। इसी कारण उन्होंने भारत पर आकर या अन्य देशों में और भी जगह पर क्या किया, राज किया और देशों को गुलाम बनाया। इसमें नेक्स्ट हेडिंग है संसाधनों का संरक्षण। देखिए, संसाधन जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, मगर संसाधन का सही ढंग से उपयोग ना किया जाए या अंधाधुंध उपयोग से क्या होगा, समुदाय जो है दो भागों में बट जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, संसाधन दो भागों में बट जाएगा, अमीर गरीब में बन जाएगा, दो संप्रदाय में बट जाएगा। तो उस संसाधनों का संरक्षण भी अत्यधिक ज़रूरी है। इसका लिमिटेड मात्रा में प्रयोग किया जाए। अगर हम संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, विकास तो होगा, मगर क्या होगा, कुछ दिन बाद हमारे पास संसाधन ख़त्म हो जाएंगे और हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जनरेशन है, उन्हें इन संसाधनों का लाभ नहीं होगा। तो हमें सभी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। संसाधनों का लिमिटेड रूप में प्रयोग किया जाए। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है लैंड रिसोर्स, भू संसाधन। देखिए, भूमि जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। आप जानते हैं कि हर चीज़ का जीवन भूमि भूमि पर ही संभव है। जैसे हमारे पेड़ पौधे हुए, ये भी भूमि पर ही होते हैं। मानव हुआ, ये भी भूमि पर होता है। फैक्ट्री हुई या कारखाने वगैरह, सब क्या होते हैं, भूमि के ऊपर ही लगाए जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ख़ास जो हमारा संसाधन है, वो कौन सा है, लैंड रिसोर्स, भू संसाधन। परिवहन क्रियाएं, संचार प्रक्रिया भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि के बिना कोई भी संसाधन संभव नहीं है। तो सभी जो संसाधन हैं, वे किस पर डिपेंड करते हैं, भूमि पर। तो सबसे बड़ा जो संसाधन हुआ, वो कौन सा हुआ, भू संसाधन। भू संसाधन को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। मैदान, पर्वत और पठार, जिसमें लगभग 43% जो भूमि का भाग है, वो मैदानी क्षेत्र है और 30%
भाग पर्वतीय भाग है। नंबर 3 पठार। पठार लगभग 27% भाग घेरे हुए हैं, जहाँ पर क्या होता है, खनिज और जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। आपने पढ़ा कि 27% क्या है हमारा पठारी क्षेत्र है, और हमारा ये 30% जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, और 43% जो है हमारा ये क्या है, मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें हम पढ़ेंगे भू उपयोग। हमें भूमि का कैसे उपयोग करना है, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है। भूमि को निम्नलिखित जो हमारी भूमि है इसको कितने भागों में बांटा गया है। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। किन किन उद्देश्यों से किया जाता है ये हम बताएंगे आपको। नंबर 1 है वन। नंबर 2 कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि। इसमें ही होता है सेकंड पार्ट, गैर कृषि परियोजनाओं में लाई गई भूमि जैसे सड़क, उद्योग, इमारत आदि। नंबर 3 होगी परती भूमि। ये वो भूमि होती है जहाँ पर बड़े बड़े चरवाहे, विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों में के अधीन भूमि क्या 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 कहलाती है, परती भूमि कहलाती है। परती भूमि वे भूमि होती है जो कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 साल से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, वो कौन सी होगी भूमि, परती भूमि। नंबर 4 परती भूमि, वर्तमान परती भूमि जहाँ 1 वर्ष या उससे कम वर्ष से खेती ना की गई हो। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि का पुरातन परती जहाँ 1 से 5 वर्ष कृषि से खेती ना की गई हो, 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो, वे कौन सी होगी, परती भूमि। और नंबर 5 होगी इसमें शुद्ध भूमि, वे भूमि जहाँ पर 1 वर्ष में 1 से अधिक फसलों को पैदा किया जाता है, वे कौन सी भूमि होगी, शुद्ध एवं निर्मल भूमि। तो आपने भूमि के बारे में पढ़ लिया है। आगे इसका नेक्स्ट हेडिंग है भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्रों को भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। भारत में कुल सूचित क्षेत्र
लगभग 54% भाग पर ही खेती की जा सकती है। देखिए भारत में जो 100% जो भूमि है इसके केवल 54% भाग पर ही खेती किया खेती की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या है, समुद्र है, सड़कें हैं, इमारतें हैं, शहर और कस्बे बसे हुए हैं। कुछ भूमि जैसे बंजर भूमि, पर्वत ये क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें लगभग 54% भूमि ऐसी है जहाँ पर खेती की जा सकती है। ऐसे ही कुछ राज्य हैं जहाँ पर अधिक क्षेत्रफल पर खेती की जा सकती है। जैसे हरियाणा और पंजाब में देख लीजिए, वहाँ की जो 100% भूमि है, लगभग उसके 80% भाग पर खेती की जाती है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 10% भूमि पर ही खेती की जाती है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई वर्ष 1952 में, और इसमें निर्धारित किया गया कि वनों का क्षेत्र, खेती क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। देखिए आप सभी जानते हैं कि भूमि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। मानव लगभग 95% अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि से ही प्राप्त करता है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है तथा 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और क्षेत्र शेष लवणीय और अक्षारीय हैं। कुछ क्षेत्र मानव क्रियाओं जैसे पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन से में भी भूमि की निम्नीकरण के मुख्य भूमिका अदा करती है। देखिए भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो बंजर पड़ी हुई है। वो निम्नलिखित चार भागों में बांटी गई है। नंबर 1 है जल द्वारा अपर्दित, क्या है वो, जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र, वो कितना है 56%। 56% ये वो भूमि है जहाँ पर खेती नहीं की जाती, जहाँ पर खेती नहीं की जाती, बेकार पड़ी हुई है। नंबर 1 है जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र, जो कितना परसेंट है 56%। नंबर 2 वनों द्वारा निम्नीकृत क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है 28%। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़े बड़े वन पाए गए हैं। नंबर 3 है लवणीय और क्षारीय क्षेत्र, ये वो क्षेत्र हैं 6%। वो क्षेत्र है जहाँ पर जिस भूमि में लवणीय मात्रा पाई जाती है और इस कारण वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। और 10% वो क्षेत्र है जो वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र, जहाँ पर क्या होता है, वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र। जैसे कोई चट्टान होती है, चट्टान द्वारा हवा से चट्टान कटती हैं और वो क्या होता है,
भूमि का वहाँ पर निर्माण होता है। ये वो कितना परसेंट है? 10% क्षेत्र जहाँ पर खेती करना संभव नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम मृदा संसाधन, सोइल एज रिसोर्स। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मिट्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी के द्वारा ही हम अपनी फसल उगाते हैं। मिट्टी को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें नंबर 1 जड़ोल मृदा, नंबर 2 काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। नंबर 1 हम पढ़ेंगे जड़ोल मृदा। तो ये जलोढ़ जड़ोल मृदा ये भारत के विस्तृत रूप में फैली हुई है। ये उत्तरी भारत, उत्तरी क्षेत्र तक फैली हुई है। ये हिमालय की प्रमुख 3 नदियाँ सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गया निक्षेपों से बनी है। यह मृदाएँ राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। इस मृदा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, बांगर मृदा और खादर मृदा। बांगर पुरानी जड़ोल को कहा जाता है और खादर नई जलोढ़ को कहा जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में पोटास, फॉस्फोरस और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे काली मृदा, ब्लैक सोल। इसका रंग काला होता है। इसे रेंगर मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। यह मृदा भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों से मिलकर बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, परंतु उसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। यह मृदा गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये क्या होता है, जैसे शुष्क मौसम होता है या गर्मी का मौसम होता है, तो इस मिट्टी में क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लाल और पीली मृदा। यह मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में आग्नेय चट्टानों से लेकर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल पीली मृदाएँ ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य गंगा मैदानों के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका रंग
इसका रंग पीला इसके जल योजन के कारण होता है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ईंट होता है। देखिए हमें पता होना चाहिए कि लेटराइट जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। यह मृदा उस्ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है क्योंकि अधिक ताप के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। लेटराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है? अधिक ताप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इनमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है जो अधिक ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस मृदा में खाद एवं रासायनिक उर्वरक मिलाकर खेती की जा सकती है। तो आप ये देख रहे हैं लेटराइट मृदा का ये वाला चित्र। इसके बाद आती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से रेतीली और लवणीय होती है। इसका रंग लाल एवं भूरा होता है। कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि इस मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों के जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु उच्च तापमान के कारण जलवाष्प की दर अधिक होती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा एवं नमी की मात्रा कम होती है। इस मृदा में ठीक प्रकार से सिंचित करके यानी कि इस मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है जैसे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे वन मृदा, जंगली मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल। यह मृदाएं सामान्यतः रूप से पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षा वन उपस्थित हों। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। ये लवणीय तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों प्रमुख रूप से नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। हमारी नेक्स्ट देखिए हम आपको मानचित्र के द्वारा समझाएंगे कि कौन सी सोइल कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले पढ़ेंगे वन मृदा। वन मृदा पाई जाती है भारत के ऊपरी क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र कौन सा है हमारा? वन मृदा का। नंबर 2 जड़ोल मृदा। जड़ोल मृदा कहाँ पर पाई जाएगी हमारा? ये इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में हमारी कौन सी है? वन मृदा। फिर है हमारी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी हमारा ये खुश्क और शुष्क मृदा कौन सी है? राजस्थान में मिलती है। काली मृदा। काली मृदा पाई जाएगी यहाँ कुछ मध्य भारत में और काली मृदा पाई जाएगी हमारे इस क्षेत्र में। और रेटेलाइट मृदा जो होगी हमारी ये यहाँ पर ये चीज़ ये हमारी कौन सी है? रेटेलाइट मृदा।
नेक्स्ट हेडिंग है मृदा अपवर्धन और एवं संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपवर्धन कहा जाता है। देखिए, मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मृदा अपवर्धन को रोकने के लिए हमें निम्न प्रयोग एवं उपयोग करने होते हैं। जैसे आप अब चित्र में देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से नदी के किनारे मिट्टी का कटाव बना हुआ है, मृदा अपवर्धन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी ये भूमि उपजाऊ नहीं होगी और ये सारी मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी। इस चित्र में देख रहे हैं आपके मृदा अपवर्धन कैसे होता है। नदी अपने साथ बहाकर ले जाने की प्रक्रिया को, मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाने की क्रिया को मृदा अपवर्धन कहते हैं। इसके बचाव के निम्नलिखित उपयोग हैं। जैसे नदियों के किनारे हमें क्या करना होता है? सीढ़ीनुमा खेती करनी होती है। इस टाइप से हमें अपने भूमि को ऐसे बना लिया होता है जिस पर हम खेती करते हैं। यहाँ पर खेती करते हैं, यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर करते हैं। जिससे क्या होता है, मृदा अपवर्धन इतनी तेज़ी से नहीं होता। नंबर 2, हमें मृदा अपवर्धन को रोकने के लिए पेड़ लगाने होते हैं। हम अगर अपनी इस भूमि पर यहाँ पर पेड़ लगा लें तो क्या होगा, जो हमारे पेड़ों की जड़ें होंगी वे मिट्टी को जकड़ लेंगी, जिससे कि मृदा अपवर्धन नहीं होगा, मिट्टी पानी के साथ नहीं बह जाए। इसके और भी तरीके हैं, जैसे सही प्रकार से जुताई करना। ये भी मुख्य कारण है मृदा अपवर्धन को रोकने के लिए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त होता है यहीं पर। थैंक यू, धन्यवाद।